सो इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बट इसके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ को हम लोग देख लेते हैं। पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज़ को जब एनालाइज़ किया गया तो कुछ ये क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं, और ये क्वेश्चंस बार-बार पूछे जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, एंड एग्ज़ाम में 95% स्कोर करना काफ़ी ईज़ी रहेगा। एंड अगर आपने इस चैप्टर पे वन शॉट वीडियो नहीं देखा है, मेक श्योर यू वॉच दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फर्स्ट क्वेश्चन दैट वुड बी 2 मार्कर. Hi, this is Ayush Raj, and first question would be: describe in it 2 efforts made by the Prime Minister Jawaharlal Nehru to establish contact between India and other newly independent countries. जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों के बारे में बताइए कि उन्होंने भारत और दूसरे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनके बीच के रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, एक कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। तो आप इसमें कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। सबसे पहले आप ये चीज़ कि नेहरू ने नल लाइन मूवमेंट की शुरुआत करी थी 1961 में, नेहरू जी और बाकी सारे जो लीडर्स थे उनके साथ मिलकर। बट इंडिया एंड नेहरू जी काफ़ी एक प्रोमिनेंट फिगर थे, की रोल इसमें प्ले कर रहे थे। साथ ही साथ एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने ऑर्गेनाइज कर दिया था 1955 में। इंडोनेशिया में डच ऑक्यूपेशन के को अपोज किया गया था। साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड या रेसिज्म को फॉलो किया जा रहा था, उस चीज़ को उन्होंने अपोज किया था। बैंडुंग कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट किया था 1955 इंडोनेशिया में जब हुआ था, जिसमें एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कल्चर कोऑपरेशन की बात करी गई थी। तो आप इसमें से कोई भी एफर्ट लिख सकते हो। दीज वर द एफर्ट्स made by India, and Prime Minister Jawaharlal Nehru was one of the key player on all these things, right? Next question: during Nehru era, why did some political parties and groups in our country believe that India should be more friendly with the bloc led by the US? क्यों उस समय की बात करें, नेहरू जी जब भारत के प्रधान थे, तो उस समय में क्यों कुछ पॉलिटिकल पार्टी या कुछ जो ग्रुप्स है वो ये कह रहे थे कि हमें यूएस के ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। तो उसके पीछे कारण की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि यूएस एक पावरफुल कंट्री था, और यूएस हमें इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर में बेहतर करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए हमारी मदद कर सकता था। ये मिलिट्री डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारी काफ़ी अच्छी हेल्प कर देगा। पहला रीज़न ये था। दूसरी चीज़, लोग ये कह रहे थे, जिसमें स्वतंत्र पार्टी, सी राजगोपालाचारी और भी कई सारे लोग थे, वो ये कहते थे कि क्योंकि यूएस एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इंडिया की वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं, इंडिया के प्रिंसिपल जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं यूएस से, इसलिए हमें यूएस की तरफ ज़्यादा अच्छा रोल, फ्रेंडली बिहेवियर रखना चाहिए, फ्रेंडली रिलेशन रखने चाहिए, ना कि हमें सोवियत यूनियन से ज़्यादा क्लोज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये रीजन्स है जिसके कारण से ये आर्गूमेंट्स दिए जाते थे इन द फेवर ऑफ यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता पार्टी की जब सरकार आई थी, उसके बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या उन्होंने चेंज लेके आए। सबसे पहले जनता पार्टी जब 1977 में बनी थी, सरकार उनका बना था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम जो नन अलाइंड पॉलिसी है, भारत कोल्ड वॉर के समय में नन अलाइंड पॉलिसी को फॉलो कर रहा था, जिसमें इंडिया का स्टैंड यही था कि हम किसी भी पार्ट ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही यूएस के ना ही यूएस साथ के, बल्कि हमारा अपना स्टैंड हो। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, लेकिन आप पहले अगर बात करो तो कोल्ड वॉर के समय में भारत नन लाइन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहा था, अपने यहाँ पे फॉलो कर रहा था, लेकिन जो टिल्ट था ना हम लोगों का, वो किस तरफ था? सोवियत रशिया की तरफ था। तो जनता पार्टी सरकार ने यही कहा था कि हम नन लाइन पॉलिसी को प्रिंसिपल के हिसाब से और प्रैक्टिकली दोनों हिसाब से फॉलो करेंगे। मतलब कि हम लोग जेन्युइन नन अलाइनमेंट को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि भारत कह रहा था कि नन अलाइनमेंट और सोवियत रशिया के साथ ज़्यादा टिल्ट हो गया था, उसके साथ बेटर रिलेशन इस्टेब्लिश कर लिए थे, ट्रीटी साइन कर ली थी। तो जनता पार्टी सरकार ने इस चीज़ को ठीक करने के लिए कहा, और मतलब ठीक करने की कोशिश करी, और प्रो सोवियत टिल्ट जो था उस चीज़ को करेक्ट किया गया जनता पार्टी सरकार के समय में। इसका मतलब यही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन: भारत ने क्यों एनपीटी नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था? नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1978 का, उसमें बेसिकली बात क्या थी? उसमें बेसिकली यही बात थी कि दुनिया भर में जो न्यूक्लियर पावर है उसको उसके प्रोलिफरेशन पे रोक लगाना, उसके एक्सपेंशन पे रोक लगाना। लेकिन इंडिया ने साइन इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये ट्रीटी काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी एंड बायस थी। इसमें ये कहा गया था कि दुनिया में 5 मुल्क जो 1968 से पहले बना चुके, 67 से पहले बना चुके थे, वो 5 मुल्क रखेंगे न्यूक्लियर वेपन, बाकी देश फिर नहीं रखेंगे। इंडिया ने इसको कहा कि ये क्या बात? अब अगर आप नन प्रोलिफरेशन करना चाहते हो तो पूरी दुनिया से बोलो, सबको बोलो कि आप न्यूक्लियर वेपन मत रखो, और जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो उस चीज़ को ख़त्म करे। लेकिन नन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में ये चीज़ें नहीं थी। उसमें ये था कि 5 जो मुल्क हैं, यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस, चाइना और सोवियत यूनियन, ये पाँचों कंट्री न्यूक्लियर वेपन पोजेस करेंगे, बाकी कोई और नहीं कर पाए। इंडिया ने इस चीज़ का विरोध किया, बोला कि भाई
ये क्या बात हुई? हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना है, हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। अभी 1962 में हमारी लड़ाई हुई है और वो एक न्यूक्लियर पावर है। ऐसी स्थिति में आप हमें कह रहे हो, उसको नहीं बोल रहे हो कि ख़त्म करो, हमें बोल रहे हो कि नहीं आप बनाओगे नहीं। ये क्या बात हुई? एंड इस बेसिस पर इंडिया ने इस चीज़ को साइन करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि ये दुनिया को 2 भागों में बाँटती है, न्यूक्लियर हैव एंड न्यूक्लियर हैव नॉट कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 मार्कर क्वेश्चन है और इसका सवाल ये है कि हाउ डिड द सीनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 अफेक्ट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? भारत चीन के बीच में जो युद्ध हुआ था 1962 का, उसने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को किस तरीके से अफेक्ट किया? देखो, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर है, इसने डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए। एक ग्रुप था जो कि प्रो सोवियत रशिया था, दूसरा ग्रुप था जो प्रो चाइना था और दूसरा जो ग्रुप था ना, वो कांग्रेस के साथ कोई टाइज नहीं रखना चाहता था। ठीक है? तो ये चीज़ होती है और फाइनली जो 1964 है उसमें क्या होता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक बन जाता है सीपीआई, मतलब पहले से सीपीआई था, और दूसरा जो ग्रुप है वो सीपीआई एम बन जाता है जो कि प्रो चाइना। और देखोगे कि 1962 की जो लड़ाई होती है उसके बाद कई सारे सीपीआईएम के कई सारे लीडर, जो कि सीपीआईएम से ताल्लुक रखते थे, उनकी आइडियोलॉजी से, उनकी आइडियोलॉजी यही थी कि प्रो चाइना रहेंगे। तो उनमें कई सारे लीडर्स को गिरफ्तार भी किया गया था फॉर एंटी इंडिया मूवमेंट्स एंड एंटी इंडिया एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इवेंट्स के बारे में बताना है जिसके कारण से भारत और चीन के बीच के रिश्ते बिगड़ते चले गए। सबसे पहली चीज, चाइना का तिब्बत का एनेक्सेशन। 1949 में पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन होता है। अगले साल उसने तिब्बत को एनेक्स कर दिया। ये एक बहुत बड़ा रीजन था इंडिया चाइना के बीच के स्ट्रेंथ रिलेशनशिप का, क्योंकि एक बफर जो इंडिया और चाइना के बीच में था वो खत्म हो गया था। इंडिया ने तिब्बत के इंडिपेंडेंस की भी, मतलब वो जो तिब्बत के लोग मांग कर रहे थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए एंड ऑल, तो उस चीज़ को भी इंडिया ने सपोर्ट किया था। दूसरा, 1959 में तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को भारत ने एजाइलम दे दिया। चाइना ने बोला कि ये गलत बात है, आप चाइना के विरोधी जो लोग हैं उनको आप शरण दे रहे हो, आप एंटी चाइना एक्टिविटीज़ को अपने देश में होने दे रहे हो। तो ये एक दूसरा चीज़ था। तीसरी चीज़ की बाउंड्री डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के बीच में, पर्टिकुलरली जो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन वाला इलाका है वहाँ पर बाउंड्री डिस्प्यूट निकल के आता है। और फाइनली 1962 में चाइनीज इन्वेजन हो जाता है, जिसके अंतर्गत हम और चाइना दोनों लड़ाई लड़ते हैं। दैट वुड लीड टू defeat of India, and India lost most of the parts of the Aksai Chin and even अरुणाचल प्रदेश के एरिया पे काफ़ी ज़्यादा हिस्सों तक वो घुस गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल प्लेड बाय इंडिया इन मेंटेनिंग एफ्रो एशियन यूनिटी। 2015 का सवाल है। एफ्रो एशियन मतलब अफ्रीका और एशिया के जो देश हैं उनके बीच में यूनिटी क्रिएट करने के लिए भारत का क्या रोल था? कई सारे रोल। सबसे पहली चीज़, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस 1947, भारत जब आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले ही एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। फिर बैंडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 इंडोनेशिया में, जवाहरलाल नेहरू ने इन एक्टिविटीज़ को लीड किया था। साथ ही साथ इंडिया डीकोलोनाइजेशन की बात करता था, जैसे इंडोनेशिया में जो डच कॉलोनाइजेशन था उसको ये अपोज किया करता था। फिर साउथ अफ्रीका में जो अपार्थाइड या रेसिज्म फॉलो किया जाता था काले और गोरे के बीच में, उस चीज़ को भी इंडिया ने अपोज किया था। साथ ही साथ इंडिया के चीज़ को बढ़ावा दे रहा था नॉन अलाइनमेंट का। कोल्ड वॉर का समय था और दुनिया के जो देश थे वो किसी न किसी पावर ब्लॉक को ज्वाइन कर रहे थे। इंडिया ने कहा कि नहीं, हमें नॉन अलाइंड रहना है। और ना केवल इंडिया नॉन अलाइंड रहा, बल्कि दुनिया के जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे उनको भी इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करता था कि आप अपनी नॉन अलाइंड पॉलिसी को फॉलो करें। बाद में नॉन अलाइंड मूवमेंट को स्टार्ट किया जाता है 1961 में बेलग्रेड समिट के द्वारा। उसमें भी नेहरू जी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और इंडिया ने हमेशा से ही पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, रीजनल स्टेबिलिटी एंड एफ्रो एशियन यूनिटी की बात की। व्हाट डज पंचशील इम्प्लाई? पंचशील का अर्थ क्या होता है? पंचशील दरअसल एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन था जो कि इंडिया और चाइना दोनों के लीडर्स, इंडिया की तरफ से जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, दूसरी तरफ से चाइनीज प्रीमियर जाओ लाओ, इनके बीच में साइन किया गया था 1954 अप्रैल में, जिसके अंतर्गत 5 चीज़ें थी। पंचशील 5 प्रिंसिपल्स थे। पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स मैटर, equality and mutual benefit, and peaceful coexistence. These were the 5 principles of पंचशील। और इस पंचशील के अंतर्गत भारत और चीन के बीच के रिलेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिला था। हालांकि चाइना गद्दारी कर दिया उसने, गद्दारी कोरबे वाला बात हो गया यहाँ पर। 1962 में उसने क्या किया, जहाँ पे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे उस समय में चीन ने हमला कर दिया और कई दिनों तक युद्ध चला था। नेक्स्ट, हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय जवाहरलाल नेहरू टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। आपको पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, साथ ही साथ विदेश मंत्रालय का वही प्रभार उन्होंने अपने पास रखा हुआ था।
तो 1946 से लेकर 64 तक जब तक उनका ध्यान नहीं हो गया तो वो भारत के प्रधानमंत्री, साथ ही साथ भारत के विदेश मंत्री भी थे। तो फॉरेन पॉलिसी में उनका ही रोल रहेगा। उनके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे। पहली चीज़, सॉवरेनिटी को मेंटेन करके रखना है। भारत जो इतने सालों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ है, तो उस सॉवरेनिटी को मतलब उस सॉवरेनिटी को जाने नहीं देना है। कोई भी सॉवरेनिटी होने का मतलब ये होता है कि कोई भी तीसरा देश आपको आकर यह ना बताए कि आपको क्या करना है। आप अपने डिसीजंस को लेने के लिए खुद पर निर्भर हो, आप अपने डिसीजंस को खुद से लोगे। दूसरी चीज़, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब अपने बॉर्डर को सिक्योर करना और दूसरे देशों के आक्रमण से अपने आप को बचा के रखना। तो ये सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो दीज वर द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। वो नॉन अलाइनमेंट के स्ट्रेटजी पर बिलीव रखते थे और दूसरे देशों के साथ फ्रेंड रिलेशन रखने में उनका ज़्यादा उनका ज़्यादा एम्फेसिस रहता था। ठीक है। और मिलिट्री ब्लॉक को किसी को ज्वाइन नहीं करना है। साथ ही साथ डिकोलोनाइजेशन को एक तरह से प्रमोट करना और अपार्थाइड जैसे सिस्टम्स को अपोज करना। दीज वर द मेन प्रिंसिपल एंड की फैक्टर्स दैट वाज बीइंग फॉलोड बाय मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। assess any 4 principles of India's foreign policy। इंडिया फॉरेन पॉलिसी के 4 प्रिंसिपल्स के बारे में बताइए। सबसे पहला, नॉन अलाइनमेंट, किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे। सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे, आप हमारी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करो, हम आपकी भी सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे और एक दूसरे के मैटर में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, आप बेखुश हम बेखुश, पूरी दुनिया खुश हम खुश। ये वाली चीज़ है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम लोग पीसफुल तरीके से रिजॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे। चौथी चीज़, म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, सोसाइटल डेवलपमेंट करना है, कल्चर एक्सचेंजेस करने हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल है इंडिया फॉरेन पॉलिसी के मेजरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो 1947 की लड़ाई हुई थी उसमें 2 मेजर इशूज़ के बारे में बताइए। सबसे पहली चीज़ कि ईस्ट पाकिस्तान का क्या स्टेटस रहेगा, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट था। क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में क्या हुआ था कि चुनाव हुआ था, सबसे पहला आम चुनाव हुआ था पाकिस्तान में। उसमें जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी पार्टी अवामी लीग, वो मेजॉरिटी के साथ जीती थी। लेकिन वेस्ट पाकिस्तान को ये नागवार गुजरा कि कोई बंगाली जो पूरे देश को लीड करेगा, उन्होंने ये चीज़ होने नहीं दिया और फिर उन्होंने ब्रूटल सेपरेशन का रास्ता अख्तियार किया और अवामी लीग के लीडर शेख मुजीबुर रहमान का अरेस्ट कर लिया गया, लोगों को ब्रूटली मारा गया, बड़ी संख्या में लोगों को मारा गया। तो ये सारी चीज़ें थी, मतलब उनके डिमांड्स को नेगलेक्ट किया गया, इन सारी चीज़ें। दूसरा जो मेन दिक्कत था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा था। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोगों को मारा जा रहा था और इस कारण से भारत में कई सारे रेफ्यूजी आ गए थे, मतलब करोड़ों लोग इंडिया में आ गए थे और इस कारण से भारत पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस ये उत्पन्न हो गया कि वहाँ से जो आने वाले लोग हैं वो अपने देश में कैसे उसको रखा जाए। एक तो बहुत बड़ी दिक्कत कि भारत खुद में काफ़ी अच्छी स्थिति में नहीं था और इस समय अगर इतने सारे लोग भारत अगर भाग के आएंगे तो भारत की स्थिति क्या होगी। तो एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी राइज हो गया था एंड अल्टीमेटली इन रीजंस के कारण फाइनली भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और बांग्लादेश नाम का एक नया देश दुनिया के नक्शे पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि आज के समय बांग्लादेश है, वहाँ पर स्ट्रगल क्यों हो रहा था, इसके 2 कारण आपको बताना है। 1971 की लड़ाई का जो कारण बना था। 2014 का ये सवाल है, आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए, वेस्ट पाकिस्तान डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर उर्दू लैंग्वेज कल्चर इम्पोज किया जा रहा था। बंगाली कल्चर को सबड्यू किया जा रहा था, सप्रेस किया जा रहा था। बंगाली पीपल का जो कल्चर होता है, लैंग्वेज होता है, काफ़ी अलग होता है वेस्ट पाकिस्तान के लोगों से। तो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना दिया, ठीक है, ओनली नेशनल लैंग्वेज। बंगाली को उन्होंने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, उर्दू को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, उनके कल्चर को सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो इस कारण से वो लोग अपने आप को एलिनेटेड महसूस करने लगे। दूसरी चीज़, जैसा मैंने आपको बताया कि 1970 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें अवामी लीग चुनाव जीती थी, बट वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स ने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया, उस डेमोक्रेटिक वर्डिक्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और उसके बाद इस कारण से भी लोग काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गए और उन्होंने स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया कि हमें अब आपके साथ नहीं रहना है, हमें एक अलग देश बनाना है, जो कि बाद में बांग्लादेश बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब एनी 4 कंसिक्वेंसेस ऑफ द बांग्लादेश वॉर ऑफ 1971। 2011 का सवाल है कि बांग्लादेश वॉर के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए। पहली चीज़, बांग्लादेश का लिबरेशन हो गया, इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे आ गया। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, करीब 8 मिलियन रेफ्यूजी इंडिया में वहाँ से भाग कर आ गए ईस्ट पाकिस्तान से। लड़ाई के बाद बांग्लादेश वॉर ऑफ 97 होने के बाद
पाकिस्तान हार गया तो उसके बाद शिमला एग्रीमेंट होता है दोनों लीडर्स के बीच में, इंदिरा गांधी और उधर जुल्फिकार अली भुट्टो भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का राष्ट्रपति, दोनों के बीच में शिमला एग्रीमेंट होता है जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद नेशनल जुबिलेशन का एक कारण बनता है, भारत के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं इस लड़ाई से, उनका मोराल, उनका प्राइड काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होता है और ये भारत के बढ़ते मिलिट्री पावर को दर्शाने का एक सूचक भी था। सो ये 4 कॉन्सिक्वेंसेस है। व्हाट वाज द कारगिल कॉन्फ्लिक्ट? कारगिल कॉन्फ्लिक्ट दरअसल क्या था? ये देखो, कारगिल वाला जो एरिया है, अगर आप देखोगे तो एलएसी के बिल्कुल पास वाला एरिया है। वहाँ पर मुजाहिदीन्स, अपने आप को जो मुजाहिदीन्स कह रहे थे, उन्होंने अटैक कर दिया इंडियन साइड में। लेकिन इंडियन फोर्सेज जो है, इंडियन मिलिट्री फोर्सेस, वो इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी कि दरअसल पाकिस्तान की मिलिट्री भी उन लोगों का अपना ड्रेस छोड़ के वही मुजाहिदीन वाला जो ट्राइबल पीपल वाला जो ड्रेस होता है, आतंकवादी वाला ड्रेस है, वो पहन के फिर इंडिया पे अटैक कर, मतलब वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि पाकिस्तान ने अटैक किया। इसलिए मिलिट्री डायरेक्ट यहाँ पर अटैक नहीं कर रही थी। मुजाहिदीन को तैयार किया गया, जो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे वो उसी रूप में तैयार हुए और जाकर फिर कारगिल वाले क्षेत्र में भारत पर अटैक कर दिया गया। ये 1999 के मई जून की बात है और फाइनली जुलाई 26, 1999 में भारत ने मेजर जो पॉइंट्स थे कारगिल के आसपास के क्षेत्र और कारगिल वाला जो रीजन है उस पर कब्जा वापस से जमा लिया। और ये जो इंसिडेंट था कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, ये एक वॉर में तब्दील नहीं हुआ, बट ये चीज़ ज़रूर थी कि पूरी दुनिया की नज़र हमारे ऊपर थी, क्योंकि पिछले ही साल 1998 में ही दोनों मुल्क, भारत और पाकिस्तान, में 1998 में न्यूक्लियर पावर बन चुके थे। तो ये टेंशन दुनिया भर का हमारे ऊपर था कि कहीं ये दोनों देश न्यूक्लियर वॉर में इन्वॉल्व ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर पॉलिसी? इंडिया के न्यूक्लियर पॉलिसी के फीचर्स के बारे में बताना। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो कि भारत के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो 1940s में ये स्टार्ट हो गया था होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में, और फाइनली 1974 में पहला और 1998 में दूसरा टेस्ट किया गया, पोखरण 1 और पोखरण 2 के नाम से जाना जाता है। इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो सबसे पहली चीज़ पीसफुल यूज़ के लिए इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी में ये चीज़ें हैं कि पीसफुल यूज़ करेंगे हम न्यूक्लियर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा। नो फर्स्ट यूज़, सबसे इंपॉर्टेंट कि हम लोग कभी भी खुद से सबसे पहली बार न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है? हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई हमें छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं, ये वाली चीज़ है। उसके बाद ग्लोबल डिसआर्ममेंट, इंडिया हमेशा बात करता है कि दुनिया भर से न्यूक्लियर वेपन कम से कम होने चाहिए, ख़त्म होने चाहिए। नॉन प्रोलिफरेशन स्टैंस की अगर बात करो तो इंडिया ये कहता है कि एनपीटी और सीटीबीटी जैसे जो ट्रीटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, जिसमें 5 मुल्कों को रखने का उस पर दिया जाता है प्रोविज़न, बाकी देशों को नहीं रखने का। तो ये चीज़, और इंडिया इस चीज़ को अपोज करता है और उसने एनपीटी या सीटीबीटी को साइन नहीं किया हुआ है। हालांकि हाल की गवर्नमेंट ने ये चीज़ कहा था कि रीजनल सिक्योरिटी को देखते हुए, इंडिया के इंटरेस्ट को देखते हुए हम लोग नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन को रिव्यू भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं अगर ऐसी नौबत आई तो। हालांकि हम लोग ऑफिशियली नो फर्स्ट यूज़ को आज तक फॉलो करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन समय की बात है, कभी ऐसी ज़रूरत महसूस हुई तो वी कैन रिव्यू और चेंज अगर इंडिया के इंटरेस्ट की बात आई तो। 6 मार्कर क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहला सवाल है, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज परस्यूड द ड्रीम ऑफ ए पीसफुल वर्ल्ड। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हो आप या नहीं, इसके बारे में पूछा जा रहा है। और अगर आप सपोर्ट कर रहे हो तो 3 सुटेबल आर्गुमेंट्स के साथ आपको सपोर्ट करना है। 2017 का ये सवाल है। सबसे पहली चीज़, बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया ने एक पीसफुल वर्ल्ड का विजन देखा, इसमें दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो राइज ना हो, बल्कि पीसफुल नेगोशिएशन या पीसफुल डिस्कशन सॉल्व हो जाए। नन अलाइनमेंट, इंडिया हमेशा से नन अलाइनमेंट की बात करते आ रहा है, जिसमें यूएस या सोवियत यूनियन के ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करना है और पीस को प्रमोट करना है, ठीक है। इंडिया के अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 देखोगे तो उसमें यही चीज़ें लिखी हुई कि आर्बिट्रेरी से मैटर्स को सॉल्व करना है, फॉरेन पॉलिसी इस तरह से परस्यू करना है ना। साथ ही साथ इंडिया हमेशा से यूएन की पीस कीपिंग फोर्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ आ रहा है। अगर आप देखोगे तो यूएन की जो आर्मी है या यूएन का जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं सबसे ज़्यादा जो फोर्सेज है वो इंडिया की तरफ से भेजे गए हैं, और दुनिया भर में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए, दुनिया भर में कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उस चीज़ को रिजॉल्व करने में इंडिया के जो सोल्जर्स होते हैं, इंडिया के जो फोर्सेज हैं, वो यूएन के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। फिर डिसआर्मामेंट के लिए एडवोकेसी, इंडिया हमेशा से ही, शुरुआत के समय से ही, नेहरू जी के समय से ही डिसआर्मामेंट की बात करता है, उसकी एडवोकेसी करता रहा है कि जो वेपन्स हैं उसको कम से कम किया जाए, स्पेशली जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनका प्रोलिफरेशन ना हो, राइट। तो ये चीज़ है।
अब इस चीज़ में कॉन्ट्रडिक्शन मत समझना कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन भी डेवलप कर रहे हो और डिसआर्ममेंट भी कर रहे हो। इंडिया ये कह रहा है कि डिसआर्ममेंट पूरी तरह से हो, ठीक है। ये आप जो कहते हो कि 5 मुल्क रखेंगे बाकी नहीं रखेंगे, ये गलत है। अगर सब हटाएंगे तो हम भी हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंडिया हमेशा से ही न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को प्रमोट करता आ रहा है और उस चीज़ की एडवोकेसी करता आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया हमेशा से डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस का सपोर्टर रहा है और रेसिज्म के खिलाफ में आवाज़ उठाते आ रहा है। इसके लिए फेवर में आपको 3 आर्गुमेंट्स देने हैं। बिल्कुल सही बात है। 1940s 50s में अगर आप देखोगे तो जो नेहरू जी हैं वो एशियन अफ्रीकन नेशन के बीच में और वहाँ पर जो फ्रीडम स्ट्रगल हो रहे हैं उसको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस वो ऑर्गेनाइज करते हैं मार्च 1947 में। सोचो अगस्त में हम लोग आज़ाद होंगे, लेकिन आज़ादी से पहले ही हम लोग एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। और साथ ही साथ इंडोनेशिया में जो डच ऑक्यूपेशन है उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को भी ऑर्गेनाइज किया था हम लोगों ने 1949 में। साथ ही साथ साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो अपार्थाइड पॉलिसी को फॉलो कर रही थी, वी अपोज्ड स्ट्रांगली अबाउट दैट। 1955 में फिर बैंडुंग में कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट एशियन और अफ्रीकन नेशन के साथ मिलकर कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोस्ट कोल्ड वॉर एरा 1991 के बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी में किस तरह से चेंज देखने को मिलता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो लिखोगे कि कोल्ड वॉर एरा कब खत्म होता है 1991 में विद द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, और उसके बाद भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आए। भारत की सरकार ने चाइना और यूएस के साथ अच्छे रिलेशन बनाने शुरू कर दिए और स्पेशली जो हमारी पॉलिसी रहने लगी है अब वो प्रो यूएस स्ट्रैटेजी रहने लगी है। ज़्यादा हम लोग यूएस की तरफ अब प्रो होने लगे हैं। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो सोवियत यूनियन है उसका डिसोल्यूशन हो गया था और रशिया का जो डिक्लाइन है वो देखने को मिला था। तो वी नीडेड स्ट्रॉन्ग फ्रेंड एंड यूएस वाज वन ऑफ देम। और इस कारण से भी चीज़ें निकल कर दी थी। और यूएस की तरफ से भी यही चीज़ें हुई कि कोल्ड वॉर के समय वो पाकिस्तान को ज़्यादा फेवर करता था, लेकिन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में उसके इंडिया के साथ अच्छे संबंध बढ़ने लगे। और आज के समय में हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, ठीक है। और इवन की जो रूलिंग पार्टीज है कई बार जब प्रो यूएस स्टैंड लेती है तो उनको इस चीज़ को काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है। बट यस वी बिकेम प्रो यूएस, वी हैव डेवलप अ प्रो यूएस फॉरेन पॉलिसी ओवर द इयर्स आफ्टर द कोल्ड वॉर, राइट। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन से निकल के आते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करिए और कोई भी दिक्कत हो आप हम तक अपने प्रश्नों को, अपने दुविधाओं को पहुंचा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।